अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शराज प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ केपी के साथ। और आज हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के माया नाज रबाबिस गुलाब खेल अफरीदी साहब मौजूद हैं। हम इनसे इनके करियर, इनकी स्ट्रगल, इनकी अचीवमेंट के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, अपने उन चाहने वालों के लिए, अपने सुनने वालों के लिए आप ये बताएं, आप पैदा कहाँ हुए, आपकी स्ट्रगल कहाँ थी, यहाँ तक आप किस तरह पहुँचे? अच्छा जी, मैं बेसिकली अफरीदी हूँ खैबर एजेंसी से। अभी डिस्ट्रिक्ट खैबर से बिलोंग करता हूँ और 1977 में बाड़ा कदीम में पैदा हुआ और बचपन सारा वहाँ पे गुजारा है बाड़ा कदीम में। और म्यूज़िक की तरफ मैं कैसे आया, तो ये तो एक तवील दास्तान है, टाइम ज़्यादा लेगा, फिर मैं शॉर्ट करता हूँ। तो 1989 में फर्स्ट टाइम जब मैंने ये सोचा कि अभी फैमिली में कोई है नहीं बंदा ऐसा कि जो मतलब रोज़गार कर सके, जो पैसे कमाए। गुर्बत थी बहुत ज़्यादा उस टाइम, मतलब इतने कुछ वसाइल नहीं थे हमारे पास। तो मैंने स्टार्ट लिया हारमोनियम से। हम प्रोग्रामों में जाते थे, मतलब फीमेल प्रोग्रामों में, जैसे कि फैमिली के प्रोग्राम होते थे उस टाइम, मंगने हो गई या मेहंदी का प्रोग्राम है या शादी का है, तो ऐसे में करते थे काम। और फिर 1997 में जब मैं मैच्योर हो गया, उम्र भी बढ़ गई, तकरीबन कोई 20 साल उम्र था, तो सोचा कि ये मैं क्यों ना रबाब शुरू कर दूं, क्योंकि एक तो ये हमारी जो है पश्तूनों का सकाफती इंस्ट्रूमेंट है, कल्चर में शामिल है, सकाफत में शामिल है। और दूसरी बात यह है कि रबाब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि ये मतलब हर इंसान का जो पश्तो बोलता है, जिसके रगों में पश्तून का खून होता है, तो वो रबाब को ऐसा नहीं कहेगा कि यार ये कोई मतलब अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो रबाब को फॉलो ना करे। तो इसलिए मैंने रबाब शुरू किया। रबाब 1997 से शुरू किया, फिर 1998 में फर्स्ट टूर मेरा हुआ, मतलब दुबई के लिए गया मैं। ये फर्स्ट टाइम, उस टाइम दुबई का बहुत नाम था, तो ये हो गया। फिर 2003 में दोबारा दुबई के लिए गया। फिर उसके बाद अनमोल ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ। 1999 से लेके 2013 तक मैं कंटिन्यू, मतलब पाकिस्तान, यस पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ, रेडियो पाकिस्तान के साथ, मतलब हर एक चैनल से, और साथ में ट्रैवलिंग भी होता था। फिर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में चला गया। तो उस टाइम तुकीर नासिर हमारा डायरेक्टर जनरल थे, जो एक ड्रामा आर्टिस्ट भी थी, कराची से बिलोंग करता है। तो उनके साथ मैं चाइना गया। ये फर्स्ट मेरा जो था सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से एक टूर था। इससे पहले मैं 4-5 मरतबा गया था प्राइवेटली। तो चाइना गए, फिर उसके बाद ये सिलसिला ऐसे शुरू हो गया। फिर मतलब मिस्र, लेबनान, सऊदी अरेबिया, कतर, हांगकांग, कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, ये सारे टूर फिर गवर्नमेंट की तरफ से मेरे हुए थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केपी पाकिस्तान। यस। सर, आपने तालीम अपनी कहाँ से हासिल की, बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की? म्यूज़िक की भी, और वैसे भी आपकी किस चीज़ में आपकी स्पेशलिटी, डिग्री आपके पास किस चीज़ की है, और म्यूज़िक की आपके असातिज़ा कौन थे? हाँ, म्यूज़िक की तो जहाँ तक बात है, मेरे उस्ताद गिरामी जो है वो 2 है, बल्कि 3 बंदे हैं। एक तो मेरा प्रॉपरली उस्ताद है, जिसका नाम है उस्ताद अमानत अली खान गोगी फ्रॉम पेशावर। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। हिज इंस्ट्रूमेंटल्स, बिकॉज ही इज़ ऑलराउंडर म्यूजिशियन, लाइक गिटार, रबाब, लाइक मैंडोलिन, इटालियन बेंजो, एवरीथिंग इज। तो उनसे मैंने प्रॉपरली म्यूज़िक सीखा है। इसके अलावा मेरा एक और भी उस्ताद है, जो मेरा रूहानी उस्ताद है। उनका नाम है उस्ताद रईस अहमद ख़ान। रईस अहमद ख़ान एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है पाकिस्तान के लेवल पे। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक ही है वो।
वायलिनिस्ट है, वो वायलिन बजाता है। तो सोलो परफॉर्मेंस मैंने उनसे ही सीखा है। हम काफ़ी सारी टूर एक साथ कर चुके हैं, मतलब सऊदी अरेबिया, लेबनान और चाइना, ऐसे हांगकांग हम साथ ही गए थे। 4-5 टूर हमने साथ ही किया है। तो सब कुछ लाइव परफॉर्मेंस का और सोलो परफॉर्मेंस का मैंने उनसे सीखा है। और एक उस्ताद नज़ीर गुल जो हमारा बड़ा है, उन्होंने बचपन में हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हमें सिखाया है कि बेटा अपने लोगों के सामने किस तरह पेश आना है, मतलब दूसरे बंदे के साथ आपने किस तरह मिलना है, ये सारा कुछ हमने उनसे सीखा है। सर, मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी एक सवाल किया था, ये सवाल मेरा हमेशा दिल करता है मैं सबसे पूछूं ना, कि हमेशा, क्योंकि हमारे माँ बाप तो हमें कहते थे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, हाँ, सबको कहते हैं, ये हमारे माशरे में सबको कहते हैं, आपको भी बोला होगा ऐसे ही नहीं जी, आपको कहा अच्छा, ये बनो, आप इस तरफ इस लाइन पे निकल आए? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ से मैं बचा था। अच्छा। क्यों? हाँ, क्योंकि मेरे फैमिली के जो मेरे पेरेंट्स थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब अभी हयात है, माँ फौत हो गई है। तो वालिद साहब भी आर्टिस्ट थे, वो भी क्लारनेट प्लेयर थे। हाँ, तो उन्होंने, जैसे हम, मतलब मैंने एजुकेशन भी नहीं किया है, बिल्कुल मेरा एजुकेशन नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैंने जो आपको बताया स्ट्रगल थी। हाँ, बस ये एक मतलब गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। वालिद साहब उस टाइम बीमार थे और कोई था नहीं कमाने वाला। तो मैंने स्कूल से रिज़ाइन दे के मैंने कहा यार बस अभी नहीं हो सकता, अभी मतलब मेरे छोटे भाई बहन थे, उनकी भी रोज़ी कमाने हैं, तो मैंने इसलिए स्कूल छोड़ा, स्कूल नहीं गया हूँ। सर, आप अपनी वो फीलिंग बताएं, आपको जब फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला, कौन सा अवार्ड था, अचीवमेंट आपकी पहली, और आपकी वो फीलिंग क्या थी? अच्छा, ये सबसे पहला अवार्ड जो मुझे मिला था वो मुझे दुबई में मिला था, 2004 की बात है। फिल्म स्टार बेस्ट म्यूजिशियन अवार्ड, और वो मुझे 2 लेजेंडरी, एक बदर मुनीर साहब और एक उस्ताद ख्याल मोहम्मद साहब, इन दोनों ने मुझे ये अवार्ड प्रेजेंट किया था, फिल्म स्टार बेस्ट म्यूजिशियन अवार्ड। ये 2004 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपको उस वक्त वो उम्मीद थी कि मुझे मिलेगा, नहीं थी, और लोग बिल्कुल होंगे? हाँ जी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मुझे इतना तो मुझे पता था कि ये फिल्म स्टार अवार्ड शो है, मगर ये मुझे पता नहीं था कि इसमें म्यूजिशियन का भी अवार्ड है, क्योंकि उस टाइम मैं एक म्यूजिशियन था। मतलब उस टाइम हमारे साथ बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, जैसे कि लाइक ख्याल मोहम्मद साहब, बदर मुनीर साहब थे, गुलरेज तबस्सुम, अपना तवाब सरहदी, शहनाज बेगम, नाजो, ये सारे फिल्म इंडस्ट्री की बड़े बड़े नाम थे, तारिक शाह था। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे भी अवार्ड मिलेगा। तो जब मेरा अनाउंस हो रहा था तो बदर मुनीर साहब उस टाइम कंपेयरिंग कर रहे थे स्टेज पे, तो उन्होंने ख्याल मोहम्मद साहब से कहा कि ख्याल साहब आप आ जाए बाहर, अभी हम अपने बेटों को अवार्ड देंगे, गुलाब अफरीदी को अवार्ड। तो मेरे लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात थी उस टाइम। हाँ, तो वो अवार्ड मुझे मिला। इसके अलावा मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा मतलब कल्चर कारवान की जो सारे पड़े हैं, पाकिस्तान, ये अपना फ़ख्र पेशावर है, ये मतलब एक लेबनान से मिला था अवार्ड, एक हांगकांग से मिला है, कज़ाकिस्तान से मिला है, चाइना से ये हमारे हिदायतुल्लाह साहब का जो ट्रिब्यूट था उसका अवार्ड और सर्टिफिकेट मुझे मिला है बेस्ट म्यूजिशियन का। तो ये सारा कुछ मुझे, मगर फर्स्ट अवार्ड मेरा वो था, क्योंकि उससे पहले मुझे कोई वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और एक तो ये भी था कि उम्र भी कम थी ना, मैं तकरीबन उस टाइम कोई 23-24 साल का था, तो इसलिए बहुत खुशी हो रही थी और बहुत खुश हुआ था। तो ये अच्छा टाइम था। हाँ, मेरे एक्सपीरियंस में अच्छा टाइम ये था। सर, मैंने आपके एक इंटरव्यू में ये पढ़ा था कि वॉर ऑन टेरर ने और जो टेररिज्म वगैरह थे उसने आपकी इस काम को, आपके म्यूज़िक को अफेक्ट किया था। आपने 2016 में भी अपनी रबाब एकेडमी खोली थी इस वॉर ऑन टेरर के बाद। जी जी। खैबर पख्तूनख्वा का, पेशावर का एक सॉफ्ट इमेज आप क्रिएट कर। जी जी, बिल्कुल। और अभी रिसेंटली आपकी फिर एक एकेडमी का लॉन्च हुआ है जो आपने बहुत बड़े सतह पे की है इंशाल्लाह। तो सर, वो जो आपका एक फेज था जिसमें टेररिज्म ने आपके म्यूजिक को अफेक्ट किया, उसके बारे में प्लीज आप बताएं। दरअसल बात यह है सिस्टर, कुछ बातें ऐसी होती है कि जो जनरली होती है, जैसे कि मतलब एक आफत
आता है या एक कोई ऐसा बुरा वक्त आता है तो वो पूरे मुल्क पे आता है, जैसे किसी कोरोना वायरस। हाँ किसी एक इंसान पे नहीं होता। तो उस टाइम में जो हालात पैदा हुए थे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, उस पुरअमन लोगों के लिए एक बुरे वक्त थे जिन्होंने बहुत नुकसानात उठाए हैं उस टाइम। वरना ऐसे कोई फिजिकली मुझे किसी ने टारगेट नहीं किया है कि आप ये मतलब रुबाब बजाते हैं, आप क्यों बजाते हैं, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। मगर ये था कि वो जर्नली तो एक खौफ हिरास और मतलब हम नहीं कर सकते थे, कहीं पे प्रोग्रामों में नहीं जा सकते थे उस टाइम, और कहीं पे ऐसे कॉन्सर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और जब ये हालात थोड़े से साजगार हुए तो मैंने फिर 2016 में अकेडमी लॉन्च किया। वो छोटी सतह पे थी और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पज़ीराई हासिल की थी क्योंकि BBC तक मतलब जितने भी चैनल्स है और वॉइस ऑफ अमेरिका जितने भी चैनल वो सारे मेरे एकेडमी में आए थे। ये तो मैंने रिसेंटली की है, ये संडे को फर्स्ट हमने लॉन्च किया है, तो इंशाल्लाह ये भी अभी पिक करेगा इंशाल्लाह। सॉफ्ट लॉन्चिंग थी अभी आपकी या आपने बड़े बड़े सतह पे इसको लॉन्च की है? नहीं, सॉफ्ट थी अभी क्योंकि एक तो ये है कि गर्मी भी बहुत ज्यादा है, दूसरी बात ये है हाँ कोरोना का भी खतरा है, और प्रॉपरली हमारे साथ अभी स्टूडेंट्स जो है वो 5 से 7 लोग हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये तकरीबन 15 से 20 तक चले जाए तो हम एक बड़ा लॉन्चिंग करेंगे। फिर उसमें मैं लाइव परफॉर्म भी करूँगा स्टेज पे, और छोटा सा एक प्रोग्राम अरेंज करूँगा ब्लैक एंड वाइट बाय तहसीन स्टूडियो में। तो वहाँ पे इंशाल्लाह ये प्रोग्राम अरेंज होगा और आपको स्पेशली उसमें इनवाइट करूँगा इंशाल्लाह। हाँ आप लोग आएंगे ज़रूर। सर आपको आपका जो अभी लेटेस्ट अवार्ड है वो कौन सा मिला? किस परफॉर्मेंस पे आपकी? फ़ख्र पेशावर, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है क्योंकि ये मेरे डिस्ट्रिक्ट का है। और कल्चर कारवान का जो अवार्ड है सिपेक का, ये बहुत बड़ा अवार्ड है। ये PMLN के दौर में मुझे मिला था 2017 में। और इसके अलावा मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो मेरे कुलीग्स हैं, मेरे अवाम है जो मुझसे प्यार करता है। इससे बड़े अवार्ड मेरे लिए कोई और नहीं है। के लिए अपनी खूबसूरत सी धुन सुना दें। ज़रूर सुनाऊंगा। ओके। सर आप नाजरीन और सामाइन को ये बताएं आप कौन सी धुन प्ले करने जा रहे हैं? पश्तो का रवायती धुन है। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, काफ़ी खूबसूरत है, अच्छे हैं क्योंकि सब हमारे लिए काबिल एहतराम है जितनी भी धुनें हैं। बट ये है एक धुन है मस्त मंगे बरोड़े दे, ये बहुत मशहूर है और ये रुबाब के लिए बहुत साजगार है, तो इसलिए मैं ये प्ले करना चाहता हूँ। और ये मेरे दोस्तों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझे अप्रिशिएट करता है, उनके लिए डेडिकेट करता हूँ।
सर बेहतरीन बेहतरीन। जबकि मैं ये देख रही थी आप इसके जब वो स्ट्रिंग्स भी आप ठीक करते उसमें से भी सुर निकल जाता है। हाँ ना, जाहिर बात है, इनके साथ इनका बहुत ज्यादा वो होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा रुबाब नहीं बजता। ये जितनी भी तर्ज है ना, इसके अलावा अगर इनका आंस रुबाब के साथ ना मिल जाए तो रुबाब कुछ भी नहीं है। ये तीन तारे इसमें कुछ, इसमें से कुछ कोई आवाज नहीं निकल सकता। स्ट्रिंग जो है सर मुझे गिटार और उनसे ज्यादा लग रहे हैं। ज्यादा है। रुबाब में तकरीबन 3 and 3 6 and 13 19 स्ट्रिंग्स होते हैं। फुल साइज रुबाब में 21 होते हैं। हाँ, और ये आप एक लहर में इसको ट्यून करना होता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अगर आप ट्यून नहीं करेंगे तो ये बेसुर बजेगा, इसका मजा नहीं आएगा फिर लोगों को सुनने में। सर उनके लिए जो आपको एज इंस्पिरेशन और एज मोटिवेशन देखते हैं, पहले तो उनको तालीम की अहमियत के, अपने म्यूज़िक के शौक़ को तो रखें, इसको अपना करियर भी वो बना सकते हैं, लेकिन तालीम कितनी उनके लिए ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर हमारे बच्चे गेम्स पे फ़ोन पकड़ते हैं तो बस फ़ोन पे लगे रहते हैं, शौक़ को कोई भी पकड़ते हैं उस पर लगे रहते हैं। तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के साथ अगर आपने कदम ब कदम जाना होता है तो उसके लिए मस्टली एजुकेशन है, तालीम है। ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, जितना कर सकते हैं उनसे भी ज़्यादा की कोशिश करें। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है या गेम है या क्रिकेट है या हॉकी है, जो भी है, स्पोर्ट्स है या कल्चर है, जो भी है, ये तालीम के बाद आप हासिल कर सकते हैं। तालीम का एक वक्त होता है, एक मकदार होता है, उससे आप निकले तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि हम अभी, मतलब मेरा एजुकेशन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मुझे कमी महसूस होती है। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं कोशिश करके मतलब इंसान से इतना पूछ सकता हूँ कि यार मेरा रूम कहाँ है या रेस्टोरेंट्स कहाँ पे है। मैं इतना ही कर सकता हूँ क्योंकि एजुकेशन है नहीं मेरा। अगर एजुकेशन होता तो मैं इंग्लिश बोलता था, तो फिर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी पूरी दुनिया में। अभी मतलब मैं अकेला नहीं जा सकता, हर मर्तबा जब हम जाते हैं तो हमारे साथ एक लीडर होता है। अगर मेरा एजुकेशन होता तो ये लोग हमारे साथ नहीं होते फिर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसे कि आपने सुना कि किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए तालीम मस्त है। अपने शौक़ को, चाहे वो आपको म्यूज़िक है, सिंगिंग का, एक्टिंग का, जो भी है, उसको आप लोग जारी रखें, लेकिन एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अपनी मेज़बान अनमोल शिराज को दीजिए इजाज़त कि हमने आपके सामने बहुत खूबसूरत धुन लेके और इतने बड़े रबाबिस्ट को पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया।